बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान कोविड स्कैम होने की बात सामने आने से गरमाई राजनीति। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में टीएमसी करेगी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने आखिरी बार चुनाव लड़ने के दिए संकेत। पहली बार एक महिला को सौंपा गया सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल का जिम्मा। अब खबरें विस्तार के साथ। कर्नाटक में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान कोविड स्कैम होने की बात सामने आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। विजयपुर से बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल ने कर्नाटक में बीजेपी की सरकार के दौरान 40,000 करोड़ रुपए के कोविड स्कैम होने का आरोप लगाया है। बसनगौड़ा ने इस दावे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने 28 दिसंबर को कहा कि यदि विधायक पाटिल की मंशा दोषियों को सजा दिलाने की है तो उन्हें स्कैम से जुड़े दस्तावेज जांच आयोग के सामने पेश करने चाहिए। वहीं कर्नाटक की मौजूदा सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल से घोटाले से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने को कहा है। उन्हें कर्नाटक के लोगों को ध्यान में रखते हुए और उनकी सुरक्षा के लिए दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए। इस बीच प्रदेश भाजपा महासचिव पी राजीव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने नेतृत्व में हुई भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। कर्नाटक बीजेपी ने कहा कि पार्टी की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करेगी। उन्होंने बंगाल में किसी भी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर समझौता करने से इनकार कर दिया है। उत्तर 24 परगना जिले के दिगंगा में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरे देश में बीजेपी का मुकाबला करेगी, जबकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इस लड़ाई का नेतृत्व करेगी। उन्होंने इंडिया अलायंस के दल सीपीआईएम और कांग्रेस पर भाजपा के साथ मिलीभुगत का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सीपीआईएम, बीजेपी और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में गठबंधन बनाया है और सक्रिय रूप से हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नागरिकता के मुद्दे को राजनीति लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। यदि बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों के पास नागरिकता नहीं है तो वह राज्य और केंद्र की विकास योजनाओं का लाभ कैसे उठा रहे हैं। आप सभी इस देश के नागरिक हैं। यदि आप नागरिक नहीं है तो मुफ्त राशन, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ कैसे उठा रहे हैं। पहले नागरिकता देने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता था, लेकिन अब बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए उन शक्तियों को छीन लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका पलटवार करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा राजनीतिक एजेंडा के लिए उठाया जा रहा है। वह लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। वह किसी को नागरिकता देना चाहते हैं और किसी को नागरिकता नहीं देना चाहते। अगर एक समुदाय को नागरिकता मिल रही है तो दूसरे समुदाय को भी मिलनी चाहिए। ये भेदभाव गलत है। हम इस भेदभाव के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी ने 1971 और उसके बाद बांग्लादेश से आए लोगों को भूमि अधिकार देने की टीएमसी सरकार योजना की बात की। उन्होंने शरणार्थियों को भूमि अधिकार देने जोर दिया ताकि वो शरणार्थी न रहें। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सीएम का विरोध कर रही है, जिसे 2019 में संसद में पारित किया गया था। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने आखिरी बार चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। गुरुवार 28 दिसंबर को थरूर ने तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2024 में मैं आखिरी बार चुनाव लड़ सकता हूं। हालांकि थरूर ने ये भी कहा कि ये अंतिम फैसला नहीं है, ये राजनीति है। राजनीति में कहा जाता है कि कभी नहीं शब्द कभी नहीं बोलिए। थरूर ने कहा कि किसी वक्त पर मुझे लगता है कि युवाओं को मौका देना चाहिए, ये मेरी सोच है। बता दें कि हाल ही में एक टीवी शो में तिरुवनंतपुरम सांसद ने कहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। हालांकि थरूर ने अब इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि अगला चुनाव मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है। थरूर ने यह भी कहा कि अगर मैंने तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ा तो मैं इसे पूरी शिद्दत से अंतिम इलेक्शन मानकर लड़ूंगा और लोगों को अपना बेस्ट दूंगा। गौरतलब है कि शशि थरूर ने पहला चुनाव
2009 में तिरुवनंतपुरम से ही लड़ा था। उन्होंने सीपीआई कैंडिडेट पी रामचंद्रन नायर को 95,000 वोट से हराया था। इसके बाद थरूर 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव भी तिरुवनंतपुरम से ही जीते। राजनीति में आने से पहले थरूर संयुक्त राष्ट्र में थे। वे 2006 में यूएन महासचिव पोस्ट के चुनाव में भारत की तरफ से आधिकारिक कैंडिडेट थे। चुनाव में 7 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव में थरूर दूसरे स्थान पर रहे थे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल का जिम्मा पहली बार एक महिला को सौंपा गया है। राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईपीएस ऑफिसर नीना सिंह को ये जिम्मेदारी मिली है। पूरे देश के एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो और अन्य सरकारी भवनों की सिक्योरिटी उन्हीं के जिम्मे होगी। नीना सिंह फिलहाल सीआईएसएफ की स्पेशल डीजी की पोस्ट पर थी। वह 2021 में सीआईएसएफ से जुड़ी थी। उनका रिटायरमेंट 31 जुलाई 2024 में होगा। तब तक वह सीआईएसएफ की चीफ की पोस्ट पर बनी रहेंगी। बता दें कि नीना सिंह 2000 में राजस्थान महिला आयोग के सदस्य सचिव के रूप में तैनात थी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए आउटरीच प्रोग्राम डिजाइन किया था। इसमें आयोग के मेंबर अलग अलग जिलों में जाकर महिलाओं से बात कर उनकी परेशानियों को सुनते थे और हल करने की कोशिश करते थे। नीना सिंह ने 2005-2006 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए पुलिस स्टेशनों को पब्लिक के लिए सहज बनाने के प्रोजेक्ट पर काम किया था। नीना राजस्थान पुलिस की पहली महिला डीजी भी रह चुकी हैं। नीना सिंह 2013 से 2018 के बीच सीबीआई की ज्वाइंट डायरेक्टर पद पर थी। इस दौरान उन्होंने कई हाई प्रोफाइल केस पर काम भी किया। उन्होंने 2020 में अति उत्कृष्टता सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। नीना सिंह नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो के साथ 2 रिसर्च पेपर लिख चुकी हैं। बता दें कि आईपीएस नीना सिंह के पति रोहित कुमार सिंह भी राजस्थान कैडर के आईएएस है। वे कोरोना महामारी के पहली लहर में राजस्थान में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थे। वह फिलहाल केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात मानहानि केस की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। इस मामले में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मानहानि का सामना कर रहे आप नेता संजय सिंह को 11 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इसमें राहत मिल गई है। केजरीवाल की ओर से उनके वकील कोर्ट में पेश होंगे। गौरतलब है कि केजरीवाल और संजय सिंह पर ने टिप्पणी गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के उस आदेश को रद्द करने के आदेश की बात की थी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों नेताओं ने मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर अपमानजनक बयान दिए थे। बता दें कि अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप है। उनको पता है कि पीएम की डिग्री पहले वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री ना दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर याचिका में कहा है कि केजरीवाल और संजय सिंह लगातार संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। उनको पता है कि पीएम की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री ना दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर ने बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली दोनों नेताओं की टिप्पणियां मानहानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती है। वकील अमित ने आगे बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना 70 साल से भी पहले हुई थी। ये विश्वविद्यालय लोगों के बीच प्रतिष्ठा है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सोलर मिशन आदित्य L1 सूरज और पृथ्वी के सिस्टम में मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी को शाम 4 बजे पहुंच जाएगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L1 के सभी इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग की जा चुकी है और वे बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। बता दें कि सोमनाथ IIT बॉम्बे के एनुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवेंट में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने बताया कि आदित्य L1 लगभग अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। ये 6 जनवरी को शाम 4 बजे लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। हम आदित्य L1 के इंजन को कंट्रोल तरीके से बर्न करेंगे ताकि ये हेलो ऑर्बिट में एंटर हो सके। सोमनाथ ने बताया कि लैग्रेंज पॉइंट ऐसा क्षेत्र है जहां सूरज और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह खत्म नहीं होता है क्योंकि यहाँ चांद, मंगल, शुक्र ग्रह मौजूद है। उन्होंने कहा कि आदित्य एयरक्राफ्ट के लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये एयरक्राफ्ट तब तक सूरज की स्टडी कर सकेगा जब तक
उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स सही सलामत रहेंगे और डेटा ट्रांसमिट करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि हम पता लगा सकेंगे कि सोलर कोरोना मास इजेक्शन और हमारे मौसम पर उनके असर के बीच क्या रिलेशन है। गौरतलब है कि आदित्य L1 को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इस मिशन को सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। जिस L1 पॉइंट पर यह पहुंचने वाला है वह धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये एयरक्राफ्ट ग्रहण के बिना सूरज को देख पाएगा। देश के उत्तरी राज्यों में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। यहाँ कोहरे की लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। कोहरे की वजह से देश भर से 271 फ्लाइट्स लेट हो गई हैं और करीब 1.5 दर्जन उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है। इसके अलावा 80 से ज्यादा ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। उधर यूपी के 51 जिलों में फॉग का रेड अलर्ट है। 7 शहरों का अधिकतम पारा मसूरी से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश में घनी धुंध की वजह से सड़क हादसों में 12 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। गुरुवार की एडवाइजरी में मौसम विभाग ने लोगों को सड़क पर किसी भी साधन के साथ यात्रा करते वक्त फॉग लाइट इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इन शहरों में विजिबिलिटी कहीं 0 तो कहीं 5 से 10 मीटर तक पहुंच गई है। वहीं एमपी के 7 जिलों में अति घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 और 31 दिसंबर को हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक हल्की बारिश हो सकती है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।